नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं चैप्टर सेकंड। और ये चैप्टर किस पर बेस्ड है? ओपीएस मतलब कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। 2021 में क्या गजट नोटिफिकेशन आया ओल्ड पेंशन स्कीम पर, वो इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट में चर्चा कर चुके हैं कि ओपीएस क्या है, उसकी कंडीशंस हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम पर लेटेस्ट सर्कुलर है, वो क्या जारी किया गया उस पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट चर्चा की थी और अभी आज के डिस्कशन में हम करेंगे चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड में क्या बताया गया है? जनरल कंडीशंस बताई गई हैं। सीसीएस पेंशन रूल पर गजट नोटिफिकेशन आया 2021 में। और अभी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैप्टर सेकंड, जनरल कंडीशंस। तो जनरल कंडीशन में क्लेम्स टू पेंशन और फैमिली पेंशन, एनी क्लेम टू पेंशन or family pension shall be regulated by the provisions of these rules in force at the time when a government servant retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service or dies as the case में भी। मतलब कि यहाँ बताया गया है कि जब कर्मचारी रिटायर होता है या रिटायर होने के लिए उसको अनुमति दे दी जाती है, या डिस्चार्ज कर दिया जाता है, रिजाइन की अनुमति दे दी जाती है, या वो उसकी डेथ हो जाती है, तो जिस समय पर जो घटना घटित होती है उसके अनुसार जो रूल्स फोर्स में होते हैं, मतलब एप्लीकेबल है, उन कंडीशंस में उनको रिटायर किया जाएगा। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। द डे ऑन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स और इज रिटायर्ड or is discharged or is allowed to resign from service as the case may be shall be treated as his last completed working day। मतलब कि जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उसको लास्ट कंप्लीटेड वर्किंग डे माना जाएगा, या डिस्चार्ज किया जाता है, या रिजाइन के लिए अनुमति दी जाती है, या डेथ भी होती है, तो जो लास्ट वर्किंग डे होगा उसको लास्ट कंप्लीटेड वर्किंग डे बोलेंगे। Provided that in a case where the government servant immediately before his retirement or death was absent from duty on leave or otherwise or was under suspension, the day of retirement or death shall be part of such leave or absence or suspension। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ पेंशंस, कितनी पेंशन उसको मिलेंगी, कितने पेंशन है, यहाँ पर लिमिटेशन बताई गई है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट अर्न टू पेंशंस इन द सेम सर्विस और पोस्ट एट द सेम टाइम और बाई द सेम कंटिन्यूअस सर्विस। तो मतलब यहाँ बताया गया है कि जो एक ही सर्विस है उसके लिए एक से ज़्यादा पेंशन नहीं मिलेंगी, एक पेंशन उसको एप्लीकेबल होगी एक सर्विस के लिए। सेकेंड पॉइंट लिमिटेशन में, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल 19 और रूल 20, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग retired on a superannuation pension or retiring pension or compulsory retirement pension, or who is in receipt of a compensate allowance on having been dismissed or removed from service is subsequently re-employed shall not be entitled to a separate pension or gratuity for the period of his री-एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि वो री-एम्प्लॉयड होता है तो उसको जो पेंशन मिल रही है उससे ज़्यादा इसी सेम सर्विस के लिए वो पेंशन है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर कंपनसेट अलाउंस पे उसको रिटायर किया गया है। तो उसके लिए री-एम्प्लॉयमेंट के बाद में भी कंपनसेट अलाउंस के अलावा पेंशन उसको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट प्रोविजन यहाँ पर क्या दिया है? प्रोवाइडेड दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज प्रीवियसली अपॉइंटेड इन एन ऑटोनोमस बॉडी or a public sector undertaking and was subsequently appointed with proper permission of that body or undertaking in the government service on or before 31st December 2003। मतलब कि 31 दिसंबर 2003 से पहले वो रीअपॉइंट हुआ है तो उसको जो पेंशन मिल रही है ऑटोनोमस बॉडी में वो है, तो पहले जो सर्विस की पेंशन है वो मिलेगी, और साथ में ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वो सर्विस में आ गया है तो उसको दूसरी पेंशन है वो भी एप्लीकेबल हो जाएगी। यहाँ पर बताया विल बी एलिजिबल फॉर पेंशन एंड ग्रेचुटी फॉर द सर्विस रेंडर्ड इन द गवर्नमेंट इन एडिशन टू द पेंशन एंड ग्रेचुटी। मतलब रीअपॉइंट हुआ है तो 2003 से पहले रीअपॉइंट हुआ है
तो जो पहले मिल रही है उसके अलावा उसको मिल सकती है। इफ एनी रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द ऑटोनोमस बॉडी और द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर द सर्विस रेंडर्ड इन दैट बॉडी और अंडरटेकिंग। तो ये कंडीशन है बहुत क्लियरली यहाँ पर बताई है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है। Provided further that the total amount of gratuity in respect of the service rendered in the autonomous body or public sector undertaking and the service rendered under the government shall not exceed the amount that would have been admissible taking into account the entire service rendered by the government servant in the autonomous body or the public sector undertaking and the government and the emoluments on रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वो ऑटोनोमस बॉडी में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सर्विस कर रहा था और रीअपॉइंट हुआ है गवर्नमेंट सर्विस में, तो टोटल इमोलमेंट है या पेंशन है वो जो प्रोविजंस के अनुसार बताई गई है, डिसाइड की गई है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट क्या बताया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अपॉइंटेड इन द गवर्नमेंट with proper permission if he had applied for the service or post in the government with previous permission of the autonomous body or the public sector undertaking and the order of the autonomous body or the public sector undertaking clearly indicates that the employee is resigning to join the post in the government with proper permission of the autonomous body or the public sector undertaking as the case may be। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पेंशन है दोनों पेंशन मिलेंगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ऑटोनोमस बॉडी में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सर्विस कर रहा था और प्रॉपर परमिशन के द्वारा फिर से गवर्नमेंट जॉब में आ गया है, तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सेकंड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पेंशन इफ एनी ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन एन ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर undertaking shall be paid by the concerned autonomous body or the public sector undertaking itself, and there shall be no liability on the part of the government towards pension for the service rendered by the government servant in the said autonomous body or the public sector undertaking before joining service under the government। मतलब कि वो जो पेंशन या जो भी लाइबिलिटी उसकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या ऑटोनोमस बॉडी में थी, तो गवर्नमेंट को वहां पर कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है वो रिजॉइन हुआ है तो उसी के लिए पेंशन वो एडमिजिबल हो जाएगी। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सेवन, पेंशन एंड फैमिली पेंशन सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट। ये पेंशन है वो किस पर निर्धारित होगी, उसके फ्यूचर गुड कंडक्ट पर, मतलब कि उसका आचरण अच्छा रहेगा तो उसके आधार पर उसको लगातार पेंशन मिलती रहेगी। यहाँ पर पॉइंट वन ये बताया, फ्यूचर गुड कंडक्ट शैल बी एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ एवरी ग्रांट ऑफ पेंशन एंड इट्स कंटिन्यूएंस अंडर दीज रूल्स। मतलब कि ओपीएस है वो कब मिलेगी, जब उसका फ्यूचर गुड कंडक्ट होगा तो लगातार पेंशन है वो डिस्पर्स होती रहेगी। साथ में बी पॉइंट है, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में बाय ऑर्डर इन राइटिंग विद होल्ड और विदड्रॉन a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct। तो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो उसकी पेंशन को विद होल्ड कर सकती है या विदड्रॉ कर सकती है, कंप्लीट विदड्रॉ कर सकती है, कोई पर्टिकुलर पार्ट के लिए समय के लिए कर सकती है। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर उसने कोई सीरियस क्राइम किया है या कोई दुराचरण किया है तो उस कंडीशन में पेंशन को विद होल्ड किया जा सकता है, विदड्रॉ किया जा सकता है। आगे बताया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पार्ट ऑफ पेंशन इज विदहेल्ड और विदड्रॉन द अमाउंट ऑफ सच पेंशन शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बिलो द अमाउंट ऑफ मिनिमम पेंशन अंडर रूल 44। अंडर रूल 44 में जो मिनिमम पेंशन मिलनी है वो तो मिलेगी, उसके पेंशन को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, विद हेल्ड नहीं किया जा सकता है। और ये बात भी आपको मालूम है कि जो मिनिमम पेंशन है वो 9,000 है 7 CPC के अनुसार। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, वेयर ए पेंशनर इज कन्विक्टेड ऑफ ए सीरियस क्राइम बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ action under sub rule first shall be taken in the light of the judgment of the court relating to such conviction। अगर उस पर आरोप लगे हैं तो क्राइम किया उसने तो कोर्ट के एक्शन के अनुसार उसके कार्रवाई है वो की जाएगी।
फ्यूचर गुड कंडक्ट में थर्ड पॉइंट है, इन ए केस नॉट फॉलिंग अंडर सब रूल टू, इफ द अथॉरिटी रेफर्ड टू इन सब रूल फर्स्ट कंसिडर्स दैट द पेंशनर इज प्रीमा फेसी गिल्टी ऑफ grave misconduct, he shall before passing an order under सब रूल फर्स्ट, तो इसके तहत वो कोई रूल है वो पास किए जा सकते हैं। ए में देखिए, सर्व अपॉन द पेंशनर ए नोटिस स्पेसिफाइंग द एक्शन प्रपोज टू बी टेकन अगेंस्ट हिम एंड द ग्राउंड ऑन which it is proposed to be taken and calling upon him to submit within 15 days of the receipt of the notice or such further time not exceeding 15 days as may be allowed by the said authority such representation as he may wish to make against the proposal, and अगर उसके पेंशन को विद होल्ड या विड्रॉ करने के लिए कोई एक्शन लिया गया है तो उसको कर्मचारी को ये मौका दिया जाएगा कि वो अपने पक्ष में विचार व्यक्त करे, अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके। तो पहले 15 दिन का समय दिया जाएगा, उसके कोई आरोप लगे तो 15 दिन में एक्सप्लेनेशन देगा, और साथ में ही 15 दिन का और भी एक्सप्लेनेशन के लिए समय दिया जा सकता है। बी, टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी सबमिटेड बाय द पेंशनर अंडर क्लोज ए, उसके तहत ए के तहत उसको समय दिया गया है तो उसके जो भी रिप्रेजेंटेशन हो उनको कंसीडर किया जाएगा ऑर्डर पास करते समय। फोर्थ ए में देख लेते, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 3 no government servant who having worked in an intelligence or security related organization included in the second schedule to the right to information act 2005 22 of 2005 shall without prior clearance from the head of the organization make any publication after retirement of any material relating to and including। तो इस कंडीशंस में भी ये बताया गया है कि अगर वो इंटेलिजेंस में या सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, आरटीआई ऑर्गेनाइजेशन, आरटीआई एक्ट 2005 के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसको प्रॉपर क्लियरेंस की जरूरत होगी। हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियरेंस उसको देगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है या नहीं होनी है, ग्रेव मिसकंडक्ट में आया है या नहीं आया है। पहला देख लेते हैं, डोमेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एनी रेफरेंस और इंफॉर्मेशन अबाउट any personal and his designation and expertise or knowledge gained by virtue of working in that organization। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि उसने उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते समय कितना ज्ञान प्राप्त किया है और कितना नॉलेज वो रखता है, ये बात भी उसको ध्यान रखनी होगी। सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्रीजुडिशियली अफेक्ट द sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific, or economic interest of the state or relation with a foreign state or which would lead to incitement of an offense। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है कि अगर राज्य को या देश को खतरा है, सुरक्षा संरक्षा के लिए खतरा है और कोई सिक्योरिटी इश्यूज है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज है, साइंटिफिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जो कि दूसरे देशों के साथ में जो संबंध है उनको प्रभावित कर सकते हैं, तो इस बात की सेंसिटिविटी है उसको भी परखा जाएगा, देखा जाएगा। बी पॉइंट में बताया है, द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव वर्कड इन एनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 22 of 2005 shall give an undertaking in regard to the above restrictions in format first, and any failure to observe such an undertaking on the part of retired government servant shall be treated as grave misconduct under these rules। अंडर दिस रूल मतलब कि ये बताया गया है कि सिक्योरिटी या सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो कर्मचारी को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि आपने किसी तरीके की कोई सुरक्षा को या संरक्षक को या जो विदेशों के साथ में जो संबंध है उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे देश की सुरक्षा संरक्षा है उसको खतरा पैदा हो जाए, तो इस तरीके की चीजें भी यहाँ पर बताई गई है। सी पॉइंट देख लेते हैं, इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर्ड आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू इन क्लोज बी ऑन completion of deputation or otherwise the required undertaking in duplicate shall be obtained from the government servant at the time of transfer, and one copy of the undertaking shall be kept in the service book of the government servant।
and an entry to this effect shall be made in the service book, and the other copy of the undertaking shall be kept in the aforesaid organization for record। मतलब कि इस तरीके की अंडरटेकिंग देनी होगी और एक अंडरटेकिंग है उसकी सर्विस बुक में लगेगी, साथ में दूसरी अंडरटेकिंग की कॉपी है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने रिकॉर्ड के लिए रखेगा कि ये देश के लिए कोई सुरक्षा या संरक्षा को खतरा तो नहीं कर रहा है, कोई विदेश के साथ में संबंध है उनको तो बिगाड़ने में नहीं इन्वॉल्व होगा। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन shall vest the authority to decide as to whether the proposed material for publication is sensitive or non-sensitive and whether it falls in the domain of the organization। मतलब इस तरीके के कोई पब्लिकेशन में या कोई संबंध है या कोई ट्रीटी है उसको उजागर तो नहीं कर रहा है पब्लिकेशन के द्वारा, तो ये भी उसको देखना होगा ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होगा। छठा पॉइंट है, वेदर द अथॉरिटी कंपिटेंट टू पास एन ऑर्डर अंडर सब रूल वन इज द प्रेसिडेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी कंसल्टेड बिफोर एनी ऑर्डर इज पास्ड। मतलब कि यहाँ पर जो प्राइम अथॉरिटी है वो कौन है, प्रेसिडेंट है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से भी उसको कंसल्ट करना होगा अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है तो यहाँ पर वो देखना होगा। सेवंथ पॉइंट है, एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर सब रूल फर्स्ट पास्ड बाई any authority other than president shall lie to the president and the president shall in consultation with the union public service commission pass such order on the appeal as he deems fit। मतलब कि इस तरीके के कोई आदेश पारित करते हैं तो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम अथॉरिटी हो जाएंगी, या उन्होंने किसी को डेपुट किया है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी से कंसल्ट करने के बाद में अपील को भी सुना जा सकता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल। ए, द एक्सप्रेशन पेंशन इंक्लूड्स फैमिली पेंशन एंड द एक्सप्रेशन पेंशनर इंक्लूड्स फैमिली पेंशनर। तो यहाँ पर पेंशन का मतलब भी बता दिया है, पेंशनर कौन होंगे, फैमिली पेंशनर होंगे। बी, द एक्सप्रेशन सीरियस क्राइम इंक्लूड्स ए क्राइम इन्वॉल्विंग एन ऑफेंस अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 19 ऑफ 1923। तो ये बताया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट को अगर उसने डिस्क्लोज किया है तो वो कौन से एक्ट के तहत आएगा, ऑफिशियल सीक्रेट 1923 के 19वें पैरा में 19वें रूल के तहत ये कार्रवाई है वो की जाएगी। एक्सप्लेनेशन में सी पॉइंट देख लेते, द एक्सप्रेशन ग्रेव मिसकंडक्ट इंक्लूड्स द communication or disclosure of any secret official code or password or any sketch plan model article note document information such as is mentioned in section 5 of the official secret act 1923 19 of 23, which was obtained while holding office under the government so as to prejudicially affect the interest of the जनरल पब्लिक और द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। मतलब कि पब्लिक के जो लोक हित में या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई आर्टिकल है तो उसको पब्लिश नहीं कर सकते। कोई आर्टिकल है, पासवर्ड है या ऑफिशियल कोड है, प्लान है, मॉडल है, तो इस तरीके की कोई भी चीज है वो कर्मचारी है पेंशनर होने के बाद में भी वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। डी में देख लेते, द एक्सप्रेशन पब्लिकेशन इंक्लूड्स कम्युनिकेशन टू द प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पब्लिक और पब्लिश और पब्लिकेशन ऑफ एनी बुक लेटर पैम्पलेट पोस्टर और अदर डॉक्यूमेंट इन एनी फॉर्म। तो ये भी मिसकंडक्ट में आ जाएंगे। कोई भी कोड ये सब चीजें बताई गई है अगर उसने प्रेस में जारी कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दे दिए या बुक पब्लिक कर दिए, लेटर छाप दिए, पंपलेट छपवा दिए, पोस्टर दे दिए या डॉक्यूमेंटेशन कोई इस तरीके की डिस्क्लोज कर दिए, तो ये सारे मिसकंडक्ट में आ जाएंगे। Email, the expression information includes any material in any form, includes records, documents, memos, emails, opinions, advice, press release, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, and data material in any electronic form held or accessed by the government servant while in service। मतलब ये चीजों का वो उपयोग कर रहा था तो इनको वो किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, एट, पावर टू विदहोल्ड और विदड्रॉ पेंशन। किसको पावर है जो कि पेंशन को विदहोल्ड या विदड्रॉ कर सकता है, ऊपर के जो पॉइंट आते हैं उनके अनुसार। पहला है, द प्रेसिडेंट रिजर्व्स टू हिमसेल्फ द राइट ऑफ विदहोल्डिंग ए पेंशन और ग्रेचुटी और बोथ इधर इन फुल और इन पार्ट। मतलब कि पूरी या उसके पार्ट के रूप में विदड्रॉ ए पेंशन इन फुल और इन पार्ट whether permanently or for a specified period and of
ordering recovery from a pension or gratuity of the whole or part of any pecuniary loss caused to the government. If any departmental or judicial proceeding, the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service, including service rendered upon reemployment आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये बातें बताई गई है कि कितनी पेंशन है वो विदड्रॉ की जा सकती है, विद होल्ड की जा सकती है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को सारे पावर दिए गए हैं कि वो पेंशन का या ग्रेचुटी का कोई पार्ट विदड्रॉ कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, या कंप्लीट भी विदड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर पेकुनियर लॉस हुआ था, कर्मचारी की वजह से कोई नुकसान हुआ था। तो ये कार्रवाई है उसके खिलाफ की जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रोवाइडेड दैट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी कंसल्टेड बिफोर एनी फाइनल ऑर्डर्स एज पास्ड। तो यूपीएससी से ये डिस्कस किया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ए पार्ट ऑफ पेंशन इज withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the amount of minimum pension under rule 44। तो यहाँ फिर से बताया गया है कि विद होल्ड कर रहे हैं या विदड्रॉ कर रहे हैं तो रूल 44 के अनुसार 9,000 से कम कभी भी नहीं की जा सकती, उससे कम कभी कोई भी कंडीशन में नहीं की जा सकती, विदड्रॉ नहीं की जा सकती है, विद हेल्ड भी नहीं की जा सकती है। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई है। विद होल्ड ऑफ पेंशन में सेकंड पॉइंट है ए द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स रेफर्ड टू इन सब रूल फर्स्ट इफ इंस्टीट्यूटेड while the government servant was in service whether before his retirement or during his re-employment shall after the final retirement of the government servant be deemed to be proceedings under this rule and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the government servant had continued in service, provided that in all cases where the departmental proceedings are instituted by an authority subordinate to the president, that authority shall submit a report recording its finding to the president, and the president shall take the final decision in the matter in accordance with the sub rule first। तो सब रूल फर्स्ट के अनुसार प्रेसिडेंट है वही फाइनल ऑर्डर निकालेंगे। यहाँ पर यूपीएससी से भी डिस्कस कर लिया जाएगा, परंतु फाइनल ऑर्डर देने की अथॉरिटी है वो किनके पास में, राष्ट्रपति के पास में। बी पॉइंट देख लेते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग mentioned in sub rule first and clause A, departmental proceedings instituted under rule 16 of the Central Civil Services Classification Control and Appeal Rules 1965 while the government servant was in service and continued after retirement shall have no effect on the pension and gratuity of the pensioner। तो ये बात भी बहुत अच्छे से बताई गई है कि अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है वो चल रही है रूल 16 के तहत, तो सीसीए रूल 1965 के तहत कार्रवाई चल रही है, तो वो रिटायरमेंट होने के बाद में भी या सर्विस है वो उसकी लगातार जारी रह रही है तो उसकी पेंशन या ग्रेचुटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई हो रही है और फाइनल ऑर्डर नहीं आया तब तक उसकी पेंशन और इस तरीके की चीजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी पॉइंट देख लेते हैं, द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इफ नॉट इंस्टीट्यूटेड बाय द government servant was in service whether before his retirement or during his री-एम्प्लॉयमेंट, तो कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा। पहला पॉइंट देख लेते हैं, सेल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड सेव विद द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन फॉर्मेट 2। तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया कि फॉर्मेट 2 में उसके जब वो कार्रवाई करनी थी, सर्विस में करनी थी, तो ये कार्रवाई है फॉर्मेट 2 में की जाएगी। सेकंड में, shall not be in respect of any event which took place more than 4 years before such institution। तो ये भी 4 साल का समय ध्यान रखना है। थर्ड, shall be conducted by such authority and in such place as the president may direct and in accordance with the procedure applicable to departmental proceedings in which an order of dismissal from service could be made in relation to the government servant during his service, provided that for the purpose of institution departmental proceedings under this rule, sub rule A, memorandum of charges shall be communicated to the pensioner concerned in format 3। पहले कार्रवाई नहीं की गई है और बाद में कोई कार्रवाई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग लागू की जानी है, तो इसमें फॉर्मेट 3 में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सर्व किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी है, तो फॉर्मेट 3 में कार्रवाई है वो की जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट डी दिया है, वेयर ए फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी इज कंडक्टेड गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द पेंशनर टू शो कॉज ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग Central Civil Services Classification Control and Appeal Rules 1965. Any further opportunity to show cause would not be necessary before taking an action under sub rule 1. तो यहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटी दी गई थी, तो अभी पेंशनर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो आगे उसको अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज रिटायर्ड एंड अटेनिंग द एज ऑफ सुपरनेशन और अदरवाइज एंड अगेंस्ट whom any departmental or judicial proceedings are instituted or where departmental proceedings instituted under rule 14 of the Central Civil Services Classification Control and Appeal Rules 1965 are continued under sub rule 2 or a provisional pension as provided in sub rule 4 shall be sanctioned। मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और साथ में ही उसको प्रोविजनल पेंशन है वो रूल 4 सब रूल 4 के तहत सैंक्शन कर दी जाएगी। फोर्थ ए में देख लेते हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रेफर टू इन सब रूल 3 द अकाउंट्स ऑफिसर सेल ऑथराइज द प्रोविजनल पेंशन इक्वल टू द मैक्सिमम पेंशन which would have been admissible on the basis of qualifying service up to the date of retirement of the government servant, or if he was under suspension on the date of retirement up to the date immediately preceding the date on which he was placed under suspension। तो उसको जो प्रोविजनल पेंशन है वो मैक्सिमम मिलेगी, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसके बराबर उसको मैक्सिमम प्रोविजनल पेंशन है वो सैंक्शन कर दी जाएगी। बी में द प्रोविजनल पेंशन शैल बी ऑथराइज्ड बाय द अकाउंट्स ऑफिसर ड्यूरिंग द पीरियड कमेंसिंग from the date following the date of retirement up to and including the date on which after the conclusion of departmental or judicial proceedings final orders are passed by the competent authority। C. No gratuity shall be paid to the government servant until the conclusion of the departmental or judicial proceedings and issue of final orders thereon। तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम प्रोविजनल पेंशन तो दी जा रही है, परंतु उसको कोई ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या अनुशासनात्मक कार्रवाई है, जुडिशियल न्यायालय की कार्रवाई चल रही है। तो इस तरीके की सिचुएशन में प्रोविजनल पेंशन है वो सैंक्शन कर दी जाएगी, जो कि उसको एलिजिबिलिटी थी उसके अनुसार, परंतु ग्रेच्युटी है वो नहीं दी जाएगी। यहाँ पर बहुत क्लियर बताया गया है, ग्रेच्युटी उसको नहीं दी जाएगी। डी पॉइंट देख लेते हैं क्या बताया है। डी पॉइंट में देख लेते हैं, द प्रोविजंस ऑफ दिस सब रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट आर अंडर investigation against a government servant or where departmental or judicial proceedings are contemplated against a government servant but have not actually been instituted or deemed to have been instituted in accordance with sub rule 9 till the date of retirement of the government servant, the pension and gratuity in such cases shall be authorized to be paid to the government servant on his retirement in accordance with rule 63। तो यहाँ बहुत क्लियर बताया गया कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू ही नहीं की गई थी, तो अब वो रिटायर हो रहा है तो उसको पेंशन और साथ में ग्रेच्युटी है रूल 63 के तहत, provided that any departmental proceedings instituted after retirement of the government servant shall be subject to the provisions of sub rule 2 के तहत वो कार्रवाई की जाएगी। पांचवा पॉइंट देखते हैं, पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन मेड अंडर सब रूल 4 shall be adjusted against final retirement benefits sanctioned to such government servant upon conclusion of such proceedings, but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the provisional pension or the pension is reduced or withheld either permanently or for a specified period। तो जो पेंशन उसको प्रोविजनल पेंशन सैंक्शन हो गई थी और कंक्लूजन अभी भी नहीं हुआ है, और कंक्लूजन होने के बाद में पेंशन या कोई भी चीज रिड्यूस की गई है तो उसको रिकवरी नहीं की जाएगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है कि उसके नो रिकवरी शैल बी मेड। तो फाइनल ऑर्डर होने के बाद में पेंशन में से कोई रिकवरी उसको नहीं की जाएगी, क्योंकि वो प्रोविजनल पेंशन है, पहले से ही रिड्यूस करके दी गई थी, कम दी गई थी, तो वहां पर कोई रिकवरी उसको नहीं दी जाएगी। 6 में देख लेते हैं, वेयर द प्रेसिडेंट डिसाइड्स नॉट टू विद होल्ड और विथड्रॉ पेंशन बट ऑर्डर्स रिकवरी ऑफ पेकोनियल लॉस फ्रॉम द
from a pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one third of the pension admissible on the date of retirement of a government servant. तो यहाँ पर बताया गया प्रेसिडेंट ने ये डिसाइड नहीं किया है कि कितना विद होल्ड करना है, पेंशन को विदड्रॉ करना है। तो अगर प्रेसिडेंट के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि उसको विद होल्ड किया जाए या विदड्रॉ किया जाए पेंशन को, क्योंकि रिटायर तो हो गया था परंतु अब वो फाइनल ऑर्डर आ गए हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो विद होल्ड या विदड्रॉ करने की जो कंडीशंस हैं तो वो कितनी हो सकती है, वन थर्ड की जा सकती है पेंशन जो मिल रही है उसके अनुसार रिटायरमेंट के टाइम पर। 7 पॉइंट देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट में एट एनी टाइम either on his own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these rules after consultation with the Union Public Service Commission, and may confirm, modify or set aside the order or remit the case to any authority, directing such authority to make such further inquiry as it may consider proper in the circumstances of the case, or pass such other order एज ही में डीम फिट। मतलब कि राष्ट्रपति ऐसा सोचते हैं तो कोई भी कार्रवाई जो पहले की गई है वो खुद के स्वनिर्णय के आधार पर या दूसरे कोई कार्रवाई के आधार पर वो निर्णय ले सकते हैं, ऑर्डर को बदल सकते हैं, कोई भी कार्रवाई की गई है उसको बदला जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर एनहांसिंग द अमाउंट ऑफ पेंशन और ग्रेचुटी टू बी विदहेल्ड और विदड्रॉ। तो आगे कोई ऐसा नहीं है कि वो विद होल्ड या विदड्रॉ के लिए अलग से ऑर्डर एनहांस बढ़ाने का नहीं पास कर सकते। शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट अनलेस द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न has been given a reasonable opportunity of making a representation against the order proposed and accept after consultation with the Union Public Service Commission। तो इस तरीके के कोई भी आदेश है वो जारी नहीं किए जाएंगे कि उनको जो कर्मचारी है उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है रिप्रेजेंटेशन की, फर्दर अगर रिड्यूस किया जा रहा है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी देनी होगी, और अगर नहीं दी गई है तो राष्ट्रपति भी उसकी कोई विद होल्ड या विदड्रॉ करने के लिए, एनहांसमेंट के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन के बाद में ये कार्रवाई की जा सकती है। द प्रेसिडेंट में एट एनी टाइम ईदर ऑन हिज ओन मोशन और अदरवाइज रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड अंडर दीज रूल्स वेयर extenuating or special circumstances exist to warrant such review, or when any new material or evidence which would not be produced or was not available at the time of passing the order under review, and which has the effect of enhancing effect the changing the nature of the case has come और हैज बीन ब्रॉट टू हिज नोटिस। मतलब कि ये कार्रवाई है वो आगे रिव्यू किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि उसको ऐसे कोई फैक्ट फाइल पता लगे हैं जो फाइनल ऑर्डर दिए गए थे उस टाइम पर नहीं मालूम था, अभी वो नए चीजें मालूम चली है तो रिडक्शन के लिए उसको रिव्यू किया जा सकता है, कोई भी आदेश है वो बदले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर एनहांसिंग द अमाउंट ऑफ the pension or gratuity be withheld or withdrawn shall be made by the president unless the government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the order proposed and accept after consultation with the Union Public Service Commission। explanation for the purpose of this rule। अगर राष्ट्रपति ये कार्रवाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। पहला देख लेते हैं। ए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट ऑन विच द स्टेटमेंट ऑफ चार्ज इज issued to the government servant or pensioner, or if the government servant has been placed under suspension from an earlier date on such date। And second, judicial proceedings shall be deemed to be instituted। बी पॉइंट देख लेते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड फर्स्ट इन द केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑन द डेट ऑन विच द कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ऑफ विच द मजिस्ट्रेट्स cognizance is made, and second in the case of civil proceedings on the date the suit is filed in the court। Second point, the expression misconduct means any act done or omitted to be done by the pensioner during the period of service, including service rendered upon re-employment after retirement, and which was in violation of any provisions of the Central Civil Services Conduct Rules 1964, for which action under Central Civil Services Classification Control and Appeal Rules 1965 could be taken during the period of service। Third, action under sub rule first may be taken if the pensioner is found guilty of
First, any corrupt practices during service. Second, any misconduct, whether in relation to the performance of official duty or otherwise. And third, any misconduct, whether resulting in pecuniary loss to the government or otherwise. Fourth point, the expression civil proceedings would mean such proceeding in respect of a civil suit filed by the government only. और डियर फ्रेंड्स, कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा में। निश्चित रूप से इस तरीके के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं कि अगर कोई कर्मचारी रिटायर हुआ है तो क्या वो गवर्नमेंट के रिटायरमेंट के बाद में कोई कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता है तो ले सकता है या नहीं ले सकता है। पहला पॉइंट है, इफ ए पेंशनर हु इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट वाज मेंबर ऑफ सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए wishes to accept any commercial employment before expiry of 1 year from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the government to such acceptance by submitting an application in form first। मतलब कि कोई ग्रुप ए का ऑफिसर है और रिटायरमेंट के 1 साल के भीतर ही कोई कॉमर्शियल जॉब एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता है तो उसको सैंक्शन लेना पड़ेगा सरकार से फॉर्म फर्स्ट में। Provided that a government servant who was permitted by the government to take up a particular form of commercial employment during his leave preparatory to retirement during refused leave shall not be required to obtain subsequent permission for his continuance in such employment after retirement। मतलब कि वो LPR पर था, लीव टू रिटायरमेंट, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट पे था, या रिफ्यूज लीव में उसको पहले से ही गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट की अनुमति दे दी है तो रिटायरमेंट के बाद में उसको अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ बताई गई है। इसके बाद में प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट नेगोशिएट for commercial employment during service without prior permission of the administrative ministry or department, and such permission shall not be given unless there are special reasons for doing so। कि वो कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकता, कोई मोल मुलाकात मोल भाव नहीं कर सकता है जब वो गवर्नमेंट जॉब में है तो वो अपने ऑफिशियल पोजीशन का फायदा नहीं ले सकता और इसके लिए उसको परमिशन लेनी होगी और इस कंडीशन में किसी भी कर्मचारी को ये फायदा लेने की अनुमति नहीं है, परमिशन लेनी होगी उसको। सेकेंड पॉइंट है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 3 द गवर्नमेंट में by order in writing an application made under sub rule first by a pensioner। तो क्या कंडीशंस हैं यहाँ पर बताई गई है अगर उसको जॉब लेना है तो ए में देख लेते हैं, ग्रांट नेसेसरी परमिशन टू सच पेंशनर टू टेक अप द कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन द application subject to such condition if any as it may deem necessary, or b refuse permission to such permission pensioner to take up the commercial employment is specified in the application for reasons to be recorded in the order। या तो उसको परमिशन दे दी जाएगी या परमिशन नहीं दी गई है तो उसका कारण भी ऑर्डर के द्वारा बता दिया जाएगा कि आप जॉब नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, इन ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग परमिशन अंडर सब रूल 2 to a pensioner for taking up any commercial employment, the government shall have regard to the following factors namely। तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा अगर परमिशन देते हैं या रिफ्यूज करते हैं। पहला है, वेदर ए नो ऑब्जेक्शन फॉर द प्रपोज्ड पोस्ट रिटायरमेंट कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन obtained from the cadre controlling authority and from the office where the officer रिटायर्ड। तो यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी उसको लेनी होगी। बी वेदर द ऑफिसर हैज बीन privy to sensitive or strategic information in the last 3 years of his service which is directly related to the areas of interest or work of the organization which he proposes to join or the areas in which he proposes to practice or consult। तो यहाँ पर वो सेंसिटिव या स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन रखता है तो वहां पर बहुत ध्यान से उसको परमिशन दी जाएगी। सी में देख लेते हैं, वेदर देयर इज कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट बिटवीन द पॉलिसीज ऑफ द ऑफिस ही हैज held in the last 3 years and the interest represented or work undertaken by the organization he proposes to join। Explanation for the purposes of this clause, conflict or interest shall not include normal economic competition with the government or its undertaking। तो यहाँ पर
कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट है, इसमें नॉर्मल जो इकोनॉमिक कंपटीशन होता है उसको शामिल नहीं किया जाता। डी पॉइंट देख लेते हैं, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन ही proposes to join is has been known to be in any way in conflict with or prejudicial to India's foreign relations, national security and domestic harmony, and whether the organization is undertaking any activity for intelligence gathering। तो ये सारी चीजें हैं वो भी ध्यान रखनी है। आगे का पॉइंट देख लेते हैं, क्या पॉइंट बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, एसी, डीसी, एलडीसी, यूडीसी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, एनवीएस में, केवीएस में, कहीं पर भी आप प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ओपीएस पर बहुत सारे क्वेश्चन से आपके बनेंगे। डी पॉइंट देख लेते हैं, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन ही proposes to join has been known to be in any way in conflict with or prejudicial to India's foreign relation, national security and domestic harmony, and whether the organization is undertaking any activity for intelligence gathering। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। ई में whether service record of the officer is clear, particularly with respect to integrity and dealings with non-governmental organizations, app whether the proposed emoluments and pecuniary benefits are far in excess of those currently prevailing in the इंडस्ट्री। तो ये भी चीजें ध्यान रखनी है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस पॉइंट का। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस क्लोज the words far in excess shall not be construed as to cover increase in such benefit that may be as a result of buoyancy in the industry or in the economy as a whole. G. Any other relevant factor which may be in the knowledge of administrative ministry but are not included in the criteria in this rule, or the matters on which a specific instruction may be issued by department of personnel and training from time to time। कोई चीज शामिल नहीं की गई है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, वो समय समय पर जो आदेश जारी करते हैं वही एप्लीकेबल हो जाएंगे। फोर्थ, द एप्लीकेशन ऑफ पेंशनर्स फॉर परमिशन टू एक्सेप्ट कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट shall be considered in accordance with the Government of India Transaction of Business Rules 1961 and the instructions issued by the government from time to time। Fifth point है, in order to ensure that all aspects relating to the case have received proper attention, the administrative ministry or department shall maintain a checklist in form 2। तो चेक लिस्ट बना करके उनको परमिशन देनी है नहीं देनी है, ये सारी चीजों का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है वो ये चीजों का ध्यान रखेगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर मैं 6 point, whether the pensioner is not disqualified on account of any of the factors mentioned in clause B to clause G of सब रूल 3। द गवर्नमेंट में अगर ऊपर के पॉइंट में कहीं पर भी उसको डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया पेंशनर को, तो क्या करना होगा गवर्नमेंट को। liberally grant permission for directorship of a firm or consultancy or practice in professional areas। Second, actively encourage post-service employment in scientific, literary, cultural, social, and artistic activities। Third, be liberal in granting permission for post of responsibility in a non-governmental sector. And fourth, not distinguish between honorary and paid employment and सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ों में उसको लिबरल होना होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि कोई डायरेक्टरशिप है या कंसल्टेंसी है या प्रैक्टिस प्रोफेशनल एरिया है तो उनमें अनुमति दे दी जाएगी। और साथ में साइंटिफिक है या लिटरेरी या कल्चरल, सोशल, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज है, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर है, तो वहां पर उसकी जो नॉलेज है उसको देश में वो काम आए, आगे भी उसका ज्ञान है वो मिलता रहे, तो परमिशन दे दी जाती है। सातवां पॉइंट देख लेते हैं, वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट्स द परमिशन अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन और रिफ्यूजेस सच परमिशन, द एप्लीकेंट में विद इन 30 days of the receipt of the order of the government to the effect make a representation against any such condition or refusal, and the government may make such orders thereon as it deems fit। मतलब कि अगर मना कर दी गई है तो 30 दिन के अंदर उसको रिप्रेजेंटेशन देना होगा, और अगर परमिशन दे दी है तो भी उसके इंटीमेशन है वो दे देना होगा कि मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया है नहीं किया है, ये कार उसको रिस्पॉन्स करना होगा।
provided that no order other than an order cancelling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub rule without giving the pensioner making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made. 8. If any pensioner takes up any commercial employment at any time before the expiry of 1 year from the date of his retirement without the permission of the government और commits a breach of any condition subject to, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बताई गई है कि उसने परमिशन ही नहीं ली है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या कार्रवाई उसके खिलाफ की जा सकती है। यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट निकल के यहाँ पर आ जाएगा। आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि क्या कंडीशन है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई, उसने परमिशन ही नहीं ली है तो क्या कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है। विच परमिशन टू टेक अप एनी कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन ग्रांटेड टू हिम अंडर दिस रूल, इट शैल बी completed for the government to declare by order in writing and for reasons to be recorded therein that he shall not be entitled to the whole or such part of the pension and for such periods as may be specified in the order। तो अगर परमिशन दे दी गई है तो उसके लिए पेंशन कितनी मिलेगी, क्योंकि दूसरी जगह से भी वो फायदा ले रहा है, तो यहाँ कंडीशंस बताई गई हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर shall be made without giving the pensioner concerned an opportunity of showing cause against such declaration, provided further that in making any order such order this sub-rule, the government shall have regard to the following factors, namely, first, the financial circumstances of the pensioner concerned। तो ये भी देखना होगा कि पेंशनर को परमिशन दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, तो उसके फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी देखी जाएगी। सेकंड, द नेचर ऑफ एंड द एमेलमेंट फ्रॉम द कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट टेकन अप बाई पेंशनर कंसर्न, ये भी देखा जाएगा कि कितना उसको इमलमेंट मिल रहा है। एनी अदर रिलेवेंट फैक्टर, तो सारे फैक्टर है वो भी देखे जाएंगे। 9th पॉइंट देख लेते हैं। एवरी ऑर्डर पास्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस रूल शैल बी कम्युनिकेटेड टू द पेंशनर कंसर्न, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं कि ऑर्डर पास किया गया है, परमिशन दी गई है, नहीं दी गई है। अगर परमिशन दी गई है या कोई एम्प्लॉई है या पेंशनर है उसने परमिशन मांगी नहीं और जॉब ले लिया है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होगी, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है वो दिए गए हैं। कौन कौन से एक्सप्लेनेशन, ए देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट मीन्स, कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। फर्स्ट, एन एम्प्लॉयमेंट इन एनी कैपेसिटी इंक्लूडिंग दैट ऑफ एन एजेंट अंडर ए कंपनी और cooperative society which includes holding of any office whether elective or otherwise such as that of president, chairman, manager, secretary, treasurer and the like, by whatever name called in such society, firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial, professional, business, and includes also a directorship of such company and a partnership of such firm, but does not include employment under a body corporate wholly or substantially owned or controlled by the सेंट्रल गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर वो नहीं ले सकता अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के लिए द्वारा जो कॉरपोरेशन है वो रन किया जा रहा है, फर्म रन की जा रही है, तो वो वहाँ पर इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं ले सकता है। सेकंड है, सेटिंग अप प्रैक्टिस इधर इंडिपेंडेंटली और एज ए पार्ट ऑफ ए फर्म एज एडवाइजर और कंसल्टेंट इन मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज द पेंशनर, तो यहाँ वो एडवाइजर के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर भी सब क्लोज बताया। हैज नो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रैक्टिस इज टू बी set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, b has a professional qualification, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बताया गया हैज नो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रैक्टिस इज टू बी सेट अप और इज कैरिड ऑन आर रिलेटेबल टू हिज ऑफिशियल नॉलेज और एक्सपीरियंस, बी हैज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बट द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच प्रैक्टिस इज टू बी सेट अप आर सच एज are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position,
Third, has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the government. तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा. बी पॉइंट देख लेते हैं. द एक्सप्रेशन डेट ऑफ रिटायरमेंट इन रिलेशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट री-employed after retirement without any break, either in the same or in the another group A post under the government or in any other equivalent post under a state government, means the date on which such government servant finally ceases to be so re-employed in government service. और डियर फ्रेंड्स, चैप्टर सेकंड का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं. एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट अंडर ए गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया. पहला पॉइंट है, इफ ए पेंशनर हु इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट वाज ए मेंबर ऑफ सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए wishes to accept any employment under any government outside India, he shall obtain the previous permission of the central government for such acceptance एंड नो पेंशन शैल बी पेबल टू ए पेंशनर. तो वहां पर पेंशन नहीं मिलेगी. बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया गया है कि उसने गवर्नमेंट जॉब के बाद में आउटसाइड इंडिया कोई गवर्नमेंट पोस्ट अडॉप्ट कर ली है, धारण कर ली है, तो उसको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी. वो एक्सेप्ट सच एन एम्प्लॉयमेंट विदाउट proper permission in respect of any period for which he is so employed or such longer period as the government may direct, provided that a government servant who was permitted by the central government to take up a particular form of employment under any government outside India during his leave preparatory to retirement shall not be required to obtain subsequent permission for his continuance in such employment after retirement. तो LPR पे था और उसको परमिशन दे दी गई कि आप आउटसाइड इंडिया में कोई भी जॉब कर सकते हैं, तो बाद में उसको परमिशन लेनी नहीं होगी. सेकंड पॉइंट है, द रिक्वेस्ट ऑफ ए पेंशनर फॉर परमिशन टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट अंडर ए गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया shall be considered in accordance with the Government of India Transaction of Business Rules 1961 and the instruction issued by the government from time to time. तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सीसीएस पेंशन रूल 1972 जो बहुत फैमिलियर थी, बहुत फेमस थी, अभी इसमें गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. सीसीएस पेंशन रूल 2021 में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया. और इस पर ये दूसरा वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ जहाँ पर पूरे डिटेल में बता रहा हूँ कि सीसीएस पेंशन रूल जो ओपीएस है उस पे क्या गवर्नमेंट के लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट अमेंडमेंट उसने किए हैं. तो यहाँ गजट नोटिफिकेशन का सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया. इससे पहले पहला चैप्टर है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर देखिए. और डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसी डीसी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑफिस सुपरिटेंडेंट यूडीसी एलडीसी इन एनवीएस केवीएस EMRS NCT conducted by UPSC limited departmental examinations and limited departmental competitive examinations. तो सीसीएस पेंशन रूल्स पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे और बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ. कोई भी क्वेश्चन पेंशन रूल पर अगर आएगा तो आपका छूट नहीं सकता है. डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर सर्विस रूल से रिलेटेड साथ में ही एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी अवेलेबल है. अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए. नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारे सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी अवेलेबल करवा रहा है. मुझे मालूम है कि आप सर्विस करते हैं और आपके पास में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप अपने मोबाइल के द्वारा एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर सकते हैं. और आज का अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें. आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर. और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू वेरी मच.